हबर्डन बुशार्ड जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होंगे और ऑसलर जो है वो दूसरी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आएंगे। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसका पूरा मैंने एक एमसीक्यू बनाया, डेवलप किया है अलग से। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो स्मॉल जॉइंट की इफ्यूजन भी छोटी छोटी करवाता है। उसके अलावा हबर्डन नोड, बुशार्ड नोड, हबर्डन नोड मैं ऐसे याद रखता हूँ HBO, इन तीनों जॉइंट के ऊपर हबर्डन, बुशार्ड और ऑसलर। ऑसलर सबक्यूटेनियस नोड्यूल होते हैं और प्रॉक्सिमल फेलिंक्स के ऊपर हबर्डन नोड्स। ये बेसिकली पेरी आर्टिकुलर ग्रोथ है जॉइंट की, और ये जो है ये भी ग्रोथ ही है। तो हबर्डन, बुशार्ड और ऑसलर ये नोड। हबर्डन बुशार्ड जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होंगे और ऑसलर जो है वो दूसरी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आएंगे। ठीक है जी। तो क्रॉनिक जॉइंट पेन है और मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत कम होती है, लेस देन 30 मिनट्स। ये सारा मैं डिटेल में एमसीक्यू बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसका भी हम लिंक इसके साथ नीचे पिन कर देंगे। ठीक है जी। इन्फ्लेमेटरी फीचर्स इसके अंदर आते हैं और ये देख सकते हैं आपके पेरी आर्टिकुलर जो है पेरी आर्टिकुलर लॉस की वजह से ग्रोथ, कंपनसेटरी ग्रोथ होती है और ग्रोथ से ये हबर्डन नोड बन जाते हैं और बुशार्ड नोड्स बनते हैं। ठीक है जी। क्रेपिटस स्मॉल जॉइंट इफ्यूजन, क्रेपिटस आपको मिलता है, जाहिर है क्रेपिटस तो मिलना ही है क्योंकि कार्टिलेज इरोड होगी और उसके अंदर जो बोन है बाकी वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा रही है। ठीक है, ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि जॉइंट स्पेस एक्सरे इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है और सिटी भी समटाइम्स करवा लेते हैं लोग, MRI भी, लेकिन सिटी और एक्सरे काफ़ी है। तो एक्सरे के अंदर जो है जॉइंट स्पेस नर्विंग होती है और पेरी आर्टिकुलर जो है ये इरोजन्स और ऑस्टियोफाइट्स आपको मिल जाते हैं और जॉइंट स्पेस लॉस हो जाता है। जितना जॉइंट स्पेस लॉस है उतना सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने इसको कौन से मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे लेके जाना है। ठीक है, सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस आप करवाएंगे कि 2000 तक आपको WBCs मिलेंगे और उसमें भी 25% न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे और क्रिस्टल कोई नहीं मिलेगा। क्रिस्टल नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि ना ये गाउट है ना ये सूडो गाउट है। मैनेजमेंट ये आपने रूल आउट करने के लिए सारा करता है। ESR CRP भी आपने रूल आउट करने के लिए करवाना, RF फैक्टर भी इसको बाकी डिजीज को रूल आउट करने के लिए करवाना है, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यह कि एक्सरसाइज करवाएं और खास तौर पे चूंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में और बाकी जॉइंट्स में होता है, तो आप वेट लॉस करवाएं, पर पेशेंट को कहें, इनकरेज करें कि वो ज़्यादा ओबीज है तो उसको वेट लॉस करें। और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन में यह है कि उसकी एक्टिविटी को एरोबिक एक्सरसाइज में कन्वर्ट करें, यानी कि वो साइकिलिंग, स्विमिंग और ब्रिस्क वॉकिंग करे, जो कि एरोबिक एक्सरसाइज है। उससे जो है ना नेट ग्लूकोज का लॉस होता है, नेट ग्लूकोज की कंबस्शन होती है। फार्माकोलॉजिकल एजेंट में एनसेड देते हैं, एसिटामिनोफेन इफ पेशेंट हैज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनसेड किसी वजह से, और वो कौन सी है कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि आप उसको जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या CKD है, तो फिर हम आप उसको जो है एसिटामिनोफेन पे रखेंगे। इस जॉइंट के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाया जा सकता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें लिग्नोकेन में थोड़ा सा स्टेरॉइड मिक्स करते हैं। स्टेरॉइड इसलिए मिक्स करते हैं, सॉरी हम लगाना तो बेसिकली स्टेरॉइड चाहते हैं। स्टेरॉइड के अंदर थोड़ा सा लिग्नोकेन हम इसलिए मिक्स करते हैं कि लोकल जो उसको अभी सुई की वजह से या जॉइंट के अंदर जो पेन है, तो लिग्नोकेन उसको मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर दे। उसके बाद उसके अंदर हम ग्लूकोकार्ड, मैक्सिमम ग्लूकोकार्ड होता है, थोड़ा सा लिग्नोकेन मिक्स करके उसके अंदर लगा देते हैं। ये मैंने कई लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आई हैव वर्कड इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट, काफ़ी अर्सा तक मैंने काम किया उसमें। तो सर्जरी जो है, सर्जरी फिर क्या होती है, सर्जरी क्या है कि टोटल या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अगर मोस्टली टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करते हैं, लेकिन अगर एक जॉइंट, ये कंपाउंड जॉइंट होता है, इसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, अपर लोअर और दरमियान में मेनिस्कल और कार्टिलेज होती है। तो अगर एक साइड नैरो हुई है, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों में होता है जिनमें एंगल ख़राब हो, ट्रॉमा की वजह से जॉइंट का एंगल ख़राब था तो तभी इरोजन हुई, तो फिर उसमें पार्शियल करते हैं, नहीं तो वरना पूरी नी रिप्लेस कर देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये देखें, हिप नी और डिस्टल में फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ये इसमें होता है और डिस्टल को छोड़ देता है। डिस्टल के अंदर जो है वो सोरियाटिक और SLE वगैरह बाकी होते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस कम है और सिस्टेमिक सिम्टम इसमें कोई नहीं होते, और हार्ड बोनी इनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि हबर्डन और बुशार्ड नोड्स हैं, और रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्सरसाइज और वेट लॉस करवाएं। एसिटामिनोफेन अगर एनसेड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेप्टिक अल्सर है या CKD है या उसको जो है, और कौन सी डिजीज़ थी, हाँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो फिर आप इसको एसिटामिनोफेन पे रखें। और अगर आपने जो है टॉपिकल एजेंट देने हैं तो उसमें कैप्साइसिन जो है, ये बेसिकली चिली है, ये मिर्ची है। तो मिर्ची का एक सफ़ूफ बना के उसको पेस्ट में दे देते हो, उसकी बेस में, पेस्ट की बेस में बना के दे देते हो, उसको कहते हो ऊपर लगाओ। तो ऊपर लगाने से क्या होता है कि जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं वो इर्द गिर्द वाले स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है और शोर मचा देती है कि हाई पेन हाई पेन हाई पेन। तो अब जो जॉइंट की पेन है उसने भी तो नर्व एंडिंग से होके जो है स्पाइनल कॉलम में जाना है। अब ये सारी ने थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से जाके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर
ये जो डेंड्राइट पड़ा हुआ है इसके ऊपर इसके एक्सॉन ने जाकर रिले करना है, ये इसके अंदर से सारा फाइबर आ रहा है, सारा इंफॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना है, फर्ज कर लेते हैं एसिटाइलकोलिन रिलीज होना है, एसिटाइलकोलिन इसने रिलीज होना है और इसने आगे स्टिमुलेट करना है। लेकिन आपने इस फाइबर को, जो पूरा एक नर्व आ रही है एक खास एरिया से, उसके इर्द गिर्द तो आपने चिली लगा दी, मिर्च लगा दी है, तो वो साथ वाला फाइबर, फिर उसके साथ वाला फाइबर, उसके साथ वाला फाइबर, वो 8-10 फाइबर जो हैं वो वहाँ पे आते हैं और इस पूरे एक ही एक्सॉन को स्टिमुलेट कर देते हैं। और अब ये एक्सॉन जो है वो बिजी हो जाता है। अब ये देखो, इसने तो न्यूरोट्रांसमीटर बेचारे ने रिलीज करना है, उसमें भी टाइम लगना है आगे जाना, ये तो करंट वाला तो मैकेनिज्म अब रहा नहीं, तो दरमियान गैप में एसिटाइलकोलिन रिलीज होना है। तो फिर ये जो सारा जंक्शन है ना, ये बिजी हो जाता है। और जब ये बच्चों बिजी हो जाता है ना, बिजी होते हुए फिर ये गेट वे थ्योरी इसको कहते हैं, ये गेट क्लोज हो जाता है, गेट बिजी हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक गेट में से 5000 बंदा निकालना और एक ही गेट हो पूरे हॉल में से, तो अगर पहले जब एक एक बंदा जा रहा था तो वो हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे जी कोई गुजर रहा है, तो ब्रेन उसको सेंस करके अच्छा यहाँ से कोई गुजर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम एकदम से सबको छुट्टी करते कहते सारे इकट्ठे निकलो, या पीछे से कोई हमने कहा बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, वो भागना शुरू करते हैं, तो पूरा जो चैनल है वो क्लोज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उसको कहते हैं गेट वे थ्योरी के। एक गेट है और ज्यादातर लोग वहां से गुजरना चाह रहे हैं, तो उसमें से जो पेन वाला फाइबर, जो जॉइंट का नी जॉइंट का पेन वाला फाइबर है, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेचारी वो बेचारी डिफ्यूज होकर रह जाती है कि ओहो। ये तो वही बात हुई ना धूम वाला, कि वो चोरी तो उसने कहीं और करनी होती है और शोर मचा देते हैं पूरे मुल्क में कि जी फलां चोरी। वो छोटी छोटी चोरियों को पुलिस पकड़ने चली जाती है और बड़ी चोरी वो बैंक लूट के निकल जाते हैं। तो ये चक्कर है सारा। तो कैपेसिन का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को तो आपको पता ही है कि ये जो है वो साइक्लिन न्यूरॉन इनहिबिटर है और पूरा लिम्फोसाइट्स को पूरा ब्लॉक कर देता है, उसके अंदर से साइटोकाइन्स रिलीज ही नहीं होने देता। इसका पूरा मैकेनिज्म है, वो आएगी स्लाइड तो हम पढ़ाएंगे आपको। सर्जरी जो है वो क्रोनिक पेन मैनेजमेंट में, नॉन सर्जिकल कैंडिडेट्स में क्रोनिक पेन मैनेजमेंट करें। पेन मैनेजमेंट क्रोनिक का मतलब है कि आप कैथीटर लगाते हैं या एनेस्थीजिया के जरिए से कोई ना कोई जो है ड्रग्स देते हैं। और ये आईसीयू केयर वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसमें अच्छे होते हैं। और बाकी सर्जरी जो है ये क्या करते हैं, ये स्पाइनल कॉलम के लेवल पे कोई कैथीटर लगा के उसके अंदर थोड़ा ट्रिकल करते रहते हैं, चाहे वो फिर जो है बिपावेकेन हो या कोई और चीज़ हो। ठीक है जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिनेबल फ्लूइड की होती है, एफ्यूजन होती है और वो बेकर सिस्ट भी बनाती है। अब बेकर सिस्ट क्या है, बेसिकली पोस्टीरियरली ये जो जॉइंट स्पेस है ना सारी नी जॉइंट, वो पोस्टीरियरली सेमी मेम्ब्रेनोसिस का बरसा या गैस्ट्रोकनीमियस के ऊपर ये पड़ा होता है। उस बरसे के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है या फिर गैस्ट्रोकनीमियस मसल के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। पीछे एक मसल, छोटा सा मसल होता है जो कि वो ऊपर उसके ऊपर फीमर के ऊपर लग के ना जॉइंट के पीछे से गुजर के नीचे टिबिया पे आके लगता है। तो इस जॉइंट, इस पूरे छोटे से मसल, ये जो ऐसे ट्रायंगुलर मसल होता है, इसके आगे पूरा जॉइंट पड़ा होता है। तो अगर वो उसके अंदर से आउट पॉकेटिंग होना शुरू हो जाता है या सेमी मेम्ब्रेनोस बरसा के अंदर से आउट पॉकेटिंग होना शुरू हो जाता है, तो पोस्टीरियरली जो पॉपुलेटल फॉसा है उसके अंदर एक इतना सारा बल्ज बन जाएगा और गेंद से निकल आ जाएगी। उसको हम बेकर सिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसका यही है कि उसको काट के निकाल देते हैं, जस्ट लाइक गैंग्लियन ही होती है। वो गैंग्लियन जो जॉइंट के आसपास कहीं बन जाता है, तो उसको या तो हम उसमें ट्राइमेसिनोन डाल के उसमें से फ्लूइड सक करते हैं, तो अगर फिर भी वो बड़ा हो और डिफॉर्मिटी करे और पेनफुल हो रहा हो तो फिर उसको हम सर्जिकल इंसिजन देकर काट के निकाल भी सकते हैं। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, प्रायर जॉइंट इंजरी और सर्जरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल एक्वायर्ड बोनी डिफॉर्मिटीज। अच्छा ये देखें, अगर जॉइंट में पहले कोई सर्जरी किया आपने, कोई लिगामेंट रिपेयर किया, तब भी उसके अंदर मैल अलाइनमेंट हो जाती है या उसका फ्लूइड जो है वो लीक हो जाता है एक दफ़ा से, तो वो फिर उस तरह नहीं रहता जैसे कुदरत ने बनाया था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके अंदर रिस्क होता है कि 10 साल के अंदर उसमें कतई नज़र इसके कि आपने कितनी अच्छी सर्जरी की है, उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। इन्फेक्शन अगर उसका कोई सेप्टिक आर्थराइटिस पहले हुआ था तो फिर भी उसके अंदर होना जरूरी है। इन्फ्लेमेशन कोई रूमाटॉइड आर्थराइटिस हुआ तो उसके साथ भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी, आपने उसका जो है जॉइंट को जो है ट्रॉमा ऐसा हुआ कि उसकी बोन का एंगुलेशन ख़राब होगी, एंगुलेशन ख़राब होने की वजह से भी उसका जो है वो इरोजन जल्दी हो जाएगी कार्टिलेज की, और वो बोन जो है वो हीमोक्रोमेटोसिस में तो आपको पता है, ये मैंने आपको पहले बताया कि सीपीपीडी में, सुडोकाउट में और हीमोक्रोमेटोसिस में जो कार्टिलेज है वो कैल्सिफाई हो जाती है, और कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है उसको इरोड करना और उसको कटना फटना आसान होता है, जल्दी हो जाता है। वो न्यूरोमस्कुलर वीकनेस से भी एंगल ख़राब होता है। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि अगर किसी के क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, नहीं काम कर रहे, बाकी वो ऐसे कर के हैमस्ट्रिंग को यूज़ करके, दूसरे जो है स्टिक्स वगैरह को यूज़ करके या वॉकर को यूज़ कर के चल तो रहा है, जॉइंट को यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके
कोई एक आध पार्ट ऑफ मसल जो ग्रेसिलस ऑब्जरेटर नर्व उड़ गई या कोई हैमस्ट्रिंग वाला कोई पोर्शन उड़ गया, तो उससे उसका जॉइंट का जो जो पूरा मैकेनिज्म है ना, क्योंकि जॉइंट को होल्ड करने के लिए सारे मसल्स का नॉर्मल एक्शन बड़ा जरूरी होता है, तो एक आध ग्रुप ऑफ मसल जब खराब होते हैं तो जॉइंट की एंगुलेशन खराब हो जाती है, तो अगेन वही प्रॉब्लम, उससे ये सारी चीज हो जाती है। ओस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट को और रिस्ट को इन्वॉल्व करता है, और ये जो है नीज को, हिप्स को और डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट, यानी कि ये इस वाले का जॉइंट को करेगा ओस्टियोआर्थराइटिस, जो वो है दोनों, वो इन दोनों को इन्वॉल्व करेगा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती, इसमें प्रोलॉन्ग्ड मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, इसमें सिस्टमिक साइंस कोई नहीं है, इसमें फीवर, फटीग, वेट लॉस है, इसमें एग्जामिनेशन में हबर्ड और बुशार्ड नोड्स मिल रहे हैं, इसमें आपको सॉफ्ट, स्पंजी और वार्म जॉइंट मिल रहा है, क्योंकि उसमें सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है और उसमें फ्लूइड ज्यादा आ रहा है, तो वो और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो गर्म भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नैरो जॉइंट स्पेस है और इसमें पेरिआर्टिकुलर इरोजन्स है, सादा बात है, ये आप याद रख लेना। पार्वोवायरस B19 जो है बेसिकली तो सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट्स में जो है वो प्लास्टिक क्राइसिस करवाता है, लेकिन इसके साथ स्लैप चीक अपीयरेंस भी होती है, इसको फिफ्थ डिजीज भी कहते हैं। तो स्लैप चीक अपीयरेंस के साथ साथ ये पोली आर्टिकुलर आर्थरेल्जिया विद माइल्ड साइनोवाइटिस और स्मॉल जॉइंट एफिन ऑफ हैंड भी करवा सकता है। इसमें ब्रीफ मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, मॉर्बिलिफॉर्म रैश एक्जेंथम जिसको हम कहते हैं, बच्चों में मॉर्बिलिफॉर्म रैश होता है, मॉर्बिलिफॉर्म होता है जिसको हम स्लैप चीक या फेशियल रैश भी कहते हैं, एरिथेमा इन्फेक्टियोजम भी कहते हैं, ये सारे नाम है उसके मॉर्बिलिफॉर्म रैश के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ले जी, इसको फिफ्थ डिजीज भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। और पार्वोवायरस B19 ये वो है, एनकैप्सुलेटेड वायरस है, और रेड स्लैप चीक बनाता है, और स्पॉटी रैश में अपीयर ऑन द ट्रंक एज वेल, चेस्ट वगैरह पे भी आ सकता है। और ये देखें, बच्चा जो है बड़े चिकनाहट के साथ बैठा हुआ है और वो आपको दिखा रहा है। यहाँ पे एक और भी बच्चा था, वो भी दिखाता हूँ, मज़े का बच्चा था, ये देख लिया बच्चा, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वन, ठीक है जी। वो कैमरामैन को कह रहा है कि हाँ जी ले लो फिर तस्वीर मेरी, कितना चिकना मेरे, उसको लग रहा है कि शायद उसने मेकअप कर रखा है, ठीक है। काफ़ी आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो बड़े मॉडर्न और ऐसे डिजिटलाइज किस्म के बच्चे हैं। पार्वोवायरस B19 जो है, मेरे से तो अभी तक भी स्टांस ठीक नहीं होता कि मैं तस्वीर खिंचाते हुए फोटोजेनिक फेस नहीं बना पाता, और उसको देखें फिफ्थ डिजीज के साथ फोटोजेनिक आ रहा है। सारी बात इसमें क्लियर हो गई। प्योर रेड सेल एप्लेजिया इसमें आता है ट्रांजिएंट, और ए प्लास्टिक क्राइसिस उनमें होगा। अच्छा, बेसिकली ये रेड सेल को का हिमोलिसिस करवाता है नॉर्मल लोगों में, प्योर रेड सेल। लेकिन अगर किसी को पहले ही रेड सेल की का कोई ना कोई सिकलिंग जैसे है, एक डिजीज है, किसी को और थैलेसीमिया टाइप का कुछ है, तो पहले ही अगर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग ही खराब है आरबीसीज की, तो उसके अंदर अगर उसके ऊपर पार्वोवायरस B19 हो जाएगा, तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा? ये करेगा बोन मैरो में, और बोन मैरो में अटैक करेगा तो पहले ही वो बेचारे, उनकी फैक्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट स्कम्ड होने वाली है, और वो अपनी फैक्ट्री को यहाँ से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो स्कम्ड फैक्ट्री के अंदर पार्वोवायरस B19 आके उनको बिल्कुल शट डाउन कर देता है, और फिर ए प्लास्टिक क्राइसिस में पेशेंट चला जाता है। और ए प्लास्टिक का ये मतलब है कि उसके तीनों सेल लाइनेजेस, थ्रोम्बोसाइट्स और दूसरे भी ड्रॉप हो जाएंगे। वरना नॉर्मल बंदे में जिसमें ये ऐसी सिकलिंग वगैरह नहीं है, उसमें प्योर सेल एप्लेजिया आएगा। इसको एरिथेमा इन्फेक्टियोजम भी कहते हैं या फिफ्थ डिजीज भी कहते हैं। स्लैप चीक्स के साथ फीवर, नोजिया आएगा, और उसको फॉलो करेगा आर्थरेल्जिया, आर्थराइटिस, हैंड्स, रिस्ट और नीज और फेट की जॉइंट के। B19 IgM एंटीबॉडी करवाई तो इसका मतलब है एक्यूट अटैक हुआ है। अगर IgG मिल गई तो इसका मतलब है कि पुराने पार्वोवायरस B19 इसको हुआ था और अभी उसका IgG मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट करता है कि इम्यूनिटी हो गई है इसके अंदर। अगर रिएक्टिवेट हो जाए पार्वोवायरस B19 किसी वजह से, इम्यूनोसप्रेशन या कोई ऐसी एडल्ट में, बूढ़ों में, बाबों में, किसी को आपने किसी साइटोटॉक्सिक ड्रग पे डाला, इम्यूनोसप्रेशन पे डाला, तो उसके अंदर B19 अगर दोबारा रिएक्टिवेट हो जाए तो उसके लिए आपने फिर न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट करवाते हैं, नात इसको कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड की एम्पलीफिकेशन है, अल्टरनेट टेस्ट है, PCR की तरह की चीज़ है। तो ये करवाते हैं, B19 का DNA उसके अंदर वो पिक कर लेता है। ठीक हो गया जी, ये सारी बातें क्लियर हो गई। सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस आपको पता है एक डिजीज है, स्किन में ज्यादातर प्रेजेंट होती है, चंबल शंबल भी इसको कहते हैं। उसके अंदर साल्मन स्किन का कलर का एक रैश होता है, उसके नोड्यूल्स बनते हैं। उसको जो अगर आप उसके ऊपर जो छिलड़ी बनी हुई है, उसको अगर आप ऐसे स्क्रैप करोगे तो अंदर से एक कैपिलरी टाइप का वो निकलता है, ये उसका हॉलमार्क साइन है। और उसको अगर आप बायोकन्वेक्स लेंस में, डर्मेटोलॉजिस्ट बड़े फैंसी होते हैं, वो ऐसे बायोकन्वेक्स लेंस लगा के ऐसे देख रहे होते हैं, ऊपर उसके लाइट भी लगी होती है, और उसमें से सैल्मन कलर का एक उतरता हुआ छिलका जो है वो स्किन का वो नजर आता है।
तो टिपिकल हॉलमार्क साइन है सोरियासिस का, वो यहाँ पे रैश हो सकता है, यहाँ पे हो जाता है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, एक पूरा इकट्ठा होकर कोयलस होकर बड़ा सारा लीजन बन सकता है। तो उसके साथ साथ वो क्या करता है, वो फिर स्प्लिंटर हेमरेजेस की तरह नेल के अंदर जो है वो नेल के अंदर पिटिंग करवाता है और येलो ब्राउन पैचेस भी बनाता है, और ओनिकोलाइसिस भी करवा सकता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ नेल बेड भी करवा सकता है, पूरा का पूरा इरोड करके साइड कर देता है। हाइपरकेराटोसिस होती है और स्प्लिंटर हेमरेजेस इसमें उसी तरह इन्फेक्टिव एंटीकार्डाइटिस की तरह इसके अंदर भी एम्बोलिक फिनोमेना टाइप की चीज़ होती है, और जो है वो हेमरेज स्प्लिंटर टाइप के मिलते हैं आपको। अच्छा, मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें उसी तरह है, क्योंकि ये भी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इसमें जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस है। सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस जो होते हैं वो पेयर होता है, उसको कहते हैं पेयर, PAIR। ये चारों सीरो नेगेटिव हैं। इसमें ये सोरियाटिक है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये है इन्फ्लेमेटरी डिजीज वाला यानी कि IBD वाला उसके साथ एसोसिएटेड, और ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है। ठीक है, ये सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। रिएक्टिव आर्थराइटिस मेरा ख्याल हम पढ़ चुके हैं, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी पढ़ चुके हैं, और जो सोरियाटिक आर्थराइटिस हम पढ़ा रहे हैं। बाकी जो स्लाइड्स आती चले जाएंगे वो हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है जी। नेल इन्वॉल्वमेंट और मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो इसमें टिपिकल हॉलमार्क साइन है। नेल इन्वॉल्वमेंट अगर ये हम आपको मिल गया, और इसके साथ आपको स्किन के ऊपर वो सोरियाटिक लीजन्स भी मिल सकते हैं, वेल डिमार्केटेड रेड पप्यूल मिल सके। ये अगर हमारे पास सहूलत मौजूद हो और हम आपको सोरियासिस का लीजन नहीं दिखा सके तो बस फिर शेम ही है हमारे ऊपर। ये देखें जी, ये सैल्मन कलर का, ये सैल्मन कलर ऊपर जो इसके स्केलिंग हो रही है, इसको अगर आप एक को उखाड़ोगे तो उसके नीचे से आपको कपेली टाइप का फ्रेश ब्लीडिंग नजर आएगी। ये सारा आपका रैश है। ये टिपिकल रैश भी आपको मिल सकता है, इसमें टिपिकल लीजन सोरियाटिक लीजन जो है वो मिलेंगे। ओनिकोलाइसिस यहाँ पे ये हो गया, पूरा नेल बेड ही उड़ गया, डिसरप्ट हो गया, सारा खत्म हो गया। यहाँ पे ओनिकोलाइसिस शुरू हो रहा है, बाकी स्प्लिंटर हेमरेज और नेल बेड के पिटिंग से ये स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट इसका एनसाइड है, मेथोट्रेक्सेट, उसी तरह एंटी TNF एजेंट्स जो हैं वो एटेनोसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, सर्टोलीमैब, गोलीमैब, अडेलीमैब, ये सारे दे सकते हैं इसमें। यहाँ पे डिफरेंशियल इसका क्या हो सकता है, डर्मेटोमायोसाइटिस, उसमें आपको स्किन के ऊपर गोट्रॉन पप्यूल्स मिलते हैं, और मेटाकार्पोफिन इसी तरह इन्वॉल्व होती हैं, और स्लाइटली स्केली भी होते हैं वो, लेकिन नो डक्टाइल और नेल चेंजेस उसमें नहीं होते। ये मैं आपको इस वक्त अभी उसकी तस्वीर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि डर्मेटोमायोसाइटिस आगे आने वाला है, उसको हम दोबारा देखेंगे। और ये यहाँ पे देख लें, ये गोट्रॉन पप्यूल्स हैं ये सारे, और हेलियोट्रोप रैश भी बनता है उसके अंदर। हेलियोट्रोप रैश जो है वो स्किन, फेस और बॉडी का ट्रंक का रैश होता है। क्लिनिकल फीचर ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस, डिस्टल इंटरफेरेंस जॉइंट, सिमेट्रिक ओलिगो आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, डिफॉर्मिटी एंड डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस। वो जॉइंट की डिफॉर्मिटी और म्यूटिलेंस जो है वो उस वक्त होता है कि जब वो जॉइंट की डिफॉर्मिटी और डिस्ट्रक्शन कर दे। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलो का मतलब हो गया यानी कि वर्टिब्रल बॉडी, और उसका आर्थराइटिस उसमें सेक्रोआलियाटिस और स्पॉन्डालाइटिस भी करवाता है। ठीक है जी। तो ज़्यादातर इसमें सॉफ्ट टिश्यू और नेल के इन्वॉल्वमेंट के साथ एंथीसाइटिस का मतलब है कि जहाँ पे लिगामेंट इंसर्ट हो रहा है बोन के ऊपर, उसको हम कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एंथीसाइटिस। डेक्टिलाइटिस का मतलब है कि जॉइंट डिजिट्स की इन्फ्लेमेशन, सॉसेज शेप डिजिट्स हो जाते हैं। ये देख लें, ये सॉसेज डिजिट्स हैं, ये सामने नजर आ रही है पिक्चर। एंथीसाइटिस में होता है नेल पिटिंग, ओनिकोलाइसिस दिखा चुका हूँ, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स और फीट एंड पिटिंग एडिमा। आर्थराइटिस precedes skin lesions in 15% of the patients. स्किन लीजन से पहले आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। स्किन लीजन्स आर प्रेजेंट बट नॉट येट डायग्नोज्ड इन 15% ऑफ द पेशेंट। न्यूरोपैथिक आर्थरोपैथी है, आल्सो रेफर्ड टू एज शार्कोट जॉइंट। शार्कोट जो, इसमें मैंने पूरा MCQs बनाया, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो जॉइंट है वो किस तरह डिस्ट्रक्ट होता है। उसके 3 चीज़ें मैं मोटा मोटा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक तो ये है कि जो उसके स्मॉल मसल्स हैं उनकी डीनर्वेशन हो जाती है, यानी कि जब ग्लूकोज जो है वो ट्रैप होता है इनसाइड द एक्सॉन्स, नर्व एंडिंग के ऊपर, एक्सॉन्स के ऊपर जो मोटर नर्व एंडिंग है उसके ऊपर, उसके अंदर जब ग्लूकोज एंटर होता है, लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटोल में, ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की। सॉर्बिटोल जो है वो उसका फिर आगे ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होना होता है, उसने आगे फ्रुक्टोज और आगे जाना होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, लेकिन उसका एंजाइम इसके पास है नहीं। तो जब ज़्यादा ग्लूकोज ट्रैप होता जाता है और सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसके अंदर ट्रैप होने की वजह से वाटर उसको फॉलो करता है, जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सॉल्यूट किसी साइड पे ज़्यादा बढ़ाओगे तो वाटर उसको फॉलो करेगा, तो उसके अंदर वाटर ट्रैप होता है तो सेल स्वेल हो जाता है। सेल स्वेल होने के बाद वो सेल फट जाता है, वो उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। जब फंक्शन लॉस हो जाता है तो छोटे छोटे जो मसल्स हैं, जैसे जो ये हैंड के जॉइंट्स हैं, हैंड में बेसिकली नहीं होता, ये फुट में ज़्यादातर, फुट में शार्कोट जॉइंट्स और आर्थरोपैथीज होती हैं। तो फुट के जॉइंट या
अभी आप इसको ही फिलहाल मान लेते जैसे, तो मैं दिखा देता हूँ यार आपको, नाराज ना हो जाओ फिर ना आप। नहीं बच्चों, ये हैमर टो बन जाता है, ये यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो गई और यहाँ पे सुपर फ्लेक्शन हो गई। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो अंदर के इसके मसल्स हैं वो मसल सारे डीनर्वेशन की वजह से उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, तो ये फिर अपनी नॉर्मल कंटूर है वो लॉस कर जाते हैं। उसके अलावा डीनर्वेशन जब होती है तो इनका जो वियर टेयर होना शुरू हो जाता है, जॉइंट का भी और सॉफ्ट टिश्यू का भी। तो इसको कहते हैं शार्कोट आर्थ्रोपैथी, और डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये होता है। सिफिलिस में भी, सिफिलिस में बेसिकली क्या होता है कि ओब्लिटरेटिव एंड आर्थराइटिस, तो वेजा नर्वोरम जो है वो अक्सर नर्व्स का वो तबाह हो जाता है और उसकी नर्व जो है वो लॉस हो जाता है, उसका फंक्शन भी। तो उसी तरह सिफिलिस में भी वही काम होता है जो डायबिटीज़ में होता है। अल्कोहलिज्म में भी आपको पता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से बेरी और डिफरेंट जो सिक्वेले चलता है उसमें नर्व का फंक्शन लॉस हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी, पेल्विक न्यूरोपैथी, डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन, और प्रोप्रियोसेप्शन भी खत्म हो जाती है ना, जो कि डीनर्वेशन हुई तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा जॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो फिर जो जूता पहन के रखता है वो जूता लगता रहता है और जूता कंप्रेस करता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मेरे जॉइंट की डिफॉर्मिटी बन रही है। और यहाँ पे ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता था, मैंने और भी तस्वीरें इंपोर्ट तो वैसे की थी, मैं कर लेता हूँ सारी। ये देखें जी, ये पूरा जॉइंट जो है, पूरे जॉइंट का फंक्शन लॉस, पूरा जॉइंट जो है इरोड हो गया। ये सॉफ्ट टिश्यू इरोजन है और ये जॉइंट की इरोजन है और चुड़ मुड़ होकर एक दूसरे के ऊपर पड़ के जॉइंट स्पेस नर्विंग खत्म और फिर जी सारा जॉइंट भी खत्म। इसको कहते हैं शार्कोट जॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास गोनोकोकल की डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, इसके अंदर प्रूलेंट आर्थराइटिस होता है। प्रूलेंट का मतलब है पसी, जॉइंट स्पेस के अंदर पस पड़ गई। और गोनोकोकल कल्चर आप करवाएंगे तो आपको गोनोकोकाई मिलेंगे, नज़रिया गोनोरिया मिलेगा, लेकिन ये 50% ऑफ द पेशेंट्स में ये कल्चर नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन आपने फिर भी उसको मान नहीं लेना कि ये जो है एसेप्टिक आर्थराइटिस है। अदरवाइज सिवाय इसके कि वो उसके अंदर कोई आपको हिस्ट्री में ऐसा मिले कि उसको पहले जेनेटो यूरिनरी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई सिम्टम्स रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले, तो वो फिर आपको इसके डिफरेंशियल में रिएक्टिव आर्थराइटिस को रख लेंगे। और उसके भी रिएक्टिव आर्थराइटिस के भी अपने साइंस हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस के जॉइंट के अलावा भी अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं, तो वो भी पूरी उसकी पिक्चर जो है वो इसके साथ मैच नहीं करेगी। तो बेसिकली ये है कि प्रूलेंट आर्थराइटिस आपने वहाँ से जब एस्पिरेट करोगे तो ओपेक फ्लूइड मिलेगा और उसमें 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक WBCs होंगे और उसमें 80 to 90% न्यूट्रोफिल्स यानी कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल्स होंगे। तो इसमें टीनोसाइनोवाइटिस हो जाता है और डर्माटाइटिस हो जाता है और माइग्रेटरी पॉलीआर्थराल्जिया हो जाता है। टीनोसाइनोवाइटिस तो साइनोवियल फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन और टीनो टेंडन की इन्फ्लेमेशन। डर्माटाइटिस भी उसमें 2 to 10 पेनलेस पस्ट्यूल्स ऑन द डिस्टल एक्सट्रेमिटी, और तो लोअर लिम्ब के ऊपर आपको पस्ट्यूल्स मिलते हैं। तो गोनोकोकल आप मान लेते हो कि ये नज़ीरिया गोनोरिया का वो है, टिपिकल उसकी पिक्चर है। बस यही टिपिकल उसकी पिक्चर है, ये आपको पैप्यूल्स और ये सारी मिल रहे हैं और इसके साथ जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो उसको आप अगर एस्पिरेट करेंगे तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, सबसे पहली स्लाइड में पढ़ाया था, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, नज़रिया गोनोरिया, यूरिन और सर्वाइकल और यूरिथ्रल सैंपल में आपको मिल सकता है नज़रिया गोनोरिया, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो गोनोकोकल इन्फेक्शन ये करवाता है, यानी कि यूटीआईज ये ज़्यादातर करवाता है, और सर्विसाइटिस या यूरिथ्राइटिस इस तरह की चीज़ें। कल्चर ऑफ ब्लड लेस सेंसिटिव होता है। 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन IV देनी और साथ में जिथ्रोमाइसिन आप देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लिकेटेड जो है वो यूटीआई है, कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मल यूटीआई में आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन आप नाइट्रोफिरेंटाइन देते हैं, फिर आप ट्राइमेथोफिरिम देते हैं या फास्फोमाइन सिंगल डोज देते हैं। अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाए तो फिर सबसे पहले आप उसका कल्चर भेजते हैं, उसके साथ एम्पिरिकल एंटीबॉडी में 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन IV लगाते हैं या फिर ओरल एजिथ्रोमाइसिन उसके साथ। इन पेशेंट में ये, इन पेशेंट से मुराद है एडमिशन अगर आपने करना है तो फिर इस तरह करना है, अगर आपने OPD पे उसको मैनेज करना है तो उसके साथ आप फिर भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लेवोफ्लॉक्सासिन देंगे, उसके साथ जेंटामाइसिन या एम्पिसिलिन का ऐड करेंगे, या फिर आप एजिथ्रोमाइसिन उसके साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। नॉन गोनोकोकल सेप्टिक आर्थराइटिस, ये सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, उसमें तो पॉली आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, इसमें सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। और ये वही है जो मैं कहना चाह रहा कि IV ड्रग अब्यूजर्स में इम्यूनोसप्रेशन होती है, तो जिस जगह पर वो ड्रग्स बार बार लगा रहे थे उसके आसपास का जॉइंट जो है उसके अंदर सेप्सिस हो जाता है और पस पड़ जाती है। उसको आपने ये स्लाइड में पूरी दिखा सकता हूँ, दिखा चुका हूँ पहले। उसको आपने ड्रेन करना है, डिब्राइड करना है, ड्रेस करना है और ड्रग्स पे डालना है। अल्कोहलिज्म में भी वही है, वही अगेन इम्यूनोसप्रेशन होती है। और डायबिटीज़ इम्यूनोसप्रेशन किसी और वजह से, एज मोर देन 80 अगेन अनदर साइन फॉर इम्यूनोसप्रेशन। और अंडरलाइंग अगर कोई जॉइंट डिजीज़ हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस चल रहा हो, तो उसमें ज़्यादा प्रोपेंडेंसिटी है कि वो उसके अंदर बैक्टीरियल इनोकुलेशन होके वो कर ले। और
इंट्रा-आर्टिकुलर अगर आपने ग्लूकोकॉर्ड भी लगाया, जैसे मैं आपको बताया था कि मैं कई दफ़ा इंजेक्शन लगाता रहा हूँ जो ग्लूकोकॉर्ड के लगते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो उस अगर आप प्रॉपर स्टेरिलिटी का और पायोडीन का और उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप वहाँ से स्किन का जो कमेंसल बैक्टीरिया स्टेफ ऑरियस है वहाँ से इनोकुलेट करने के चांसेस हैं। 80 ईयर्स का ज़्यादा डायबिटीज़, आईवी ड्रग, अल्कोहलिज्म, इंट्रा-आर्टिकुलर, इसमें एलिवेटेड ESR CRP एलिवेटेड होता है सेप्टिक आर्थराइटिस में, क्योंकि ये स्पिल होना शुरू हो जाते हैं ब्लड के अंदर भी। हॉट स्वोलन डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन वाले जॉइंट्स होते हैं। सिनोवियल फ्लूइड के अंदर आपको 50,000 से ज़्यादा WBC मिलेंगे, ग्राम स्टैन के ऊपर और कल्चर के ऊपर आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा कौन सा है। ब्लड के भी कल्चर आपने करवाने हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ मोस्टली, या ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन के साथ, क्लैप्सी वगैरह के साथ, और या आईवी ड्रग अब्यूज़र में भी जो है ना बार बार इनोकुलेशन ब्लड में हो रही होती है बैक्टीरिया की, उसी की वजह से ये डेवलप हो रहा होता है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, वैंकोमाइसिन, अगर ये आ जाए तो वैंकोमाइसिन देना है। ग्राम नेगेटिव रॉड मिल जाए तो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देनी है। नेगेटिव माइक्रोस्कोपी और नेगेटिव माइक्रोस्कोपी अगर आपको मिले तो फिर भी आपने वैंकोमाइसिन प्लस थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देनी है। अगर इम्यूनोसप्रेशन हो तो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन वैंकोमाइसिन के साथ ऐड करनी है, अदरवाइज ऐड नहीं करनी। याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नेगेटिव माइक्रोस्कोपी का कि ये जो गोनोकोकोकल इन्फेक्शन थी, और वो जिस दफ़ा मैंने आपको पहले बताया कि 50% ऑफ द टाइम जो वो है वो उसका कल्चर नेगेटिव आता है, तो हम इसको फिर एम्पिरिकली ये मानेंगे कि गोनोकोकल इन्फेक्शन है। तो नज़ीरिया गोनोरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोकाई होता है, उसको वैंकोमाइसिन मार लेती है। ठीक है जी। रिएक्टिव आर्थराइटिस का पूरा MCQ जिस तरह आता है वो ऐसे होता है जी कि एक पेशेंट है, उसको 2-3 हफ्ते पहले जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए क्लेमिडिया ट्रोकोमेटस था, कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी था, साल्मोनेला यर्सीनिया शिगेला था। साल्मोनेला शिगेला, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, यर्सीनिया और कैम्फाइलोबैक्टर, ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको पता है। सी डिफिसाइल हो गया, शिगेला, यर्सीनिया, साल्मोनेला और कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी तो जो GBS के साथ भी एसोसिएटेड है, वही सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिएक्टिव आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड है। और क्लेमिडिया ट्रोकोमेटस जो है वो मोस्ट कॉमन UTI का ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म भी जब अगर इसको 2-3 हफ्ते पहले पेशेंट को वो कहेंगे कि UTI के लिए ट्रीट किया था और अभी उसके अंदर एक्टिव डिजीज़ नहीं रह रही और उसको एंटीबायोटिक्स हमने दी, तो एंटीबायोटिक्स से वो सारी डिजीज़ सेटल होगी, लेकिन अब वो प्रेजेंट कर रहा है किसके साथ? केराटोडर्मा बेलेनोरेजिम के साथ और सर्सिनेट बेलेनाइटिस के साथ। सर्सिनेट बेलेनाइटिस ये होता है कि पीनस के ऊपर जो है वो इरोजिव मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। ये मैं तस्वीरें आपको सारी दिखा चुका हूँ पहले। केराटो का मतलब हो गया केराटोडर्मा। डर्मस के अंदर जो केराटिन लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है। और कैसी इन्फ्लेमेशन है? बेलेनो वाली। बेलेनो मीन्स पसी वाली, और रेजियम मीन्स के वो किसी चीज़ के अंदर, पस्ट्यूल के अंदर फंसा हुआ है। तो ये जो स्लफ ऑफ होने वाले ये बड़े बड़े आपको मिल रहे हैं ना, इनके अंदर पहले नीचे पस पड़ती है। पस पड़ने के बाद जब वो फटता है तो फिर इस तरह ऊपर से स्किन स्लफ ऑफ होती है, डर्मिस स्लफ ऑफ होती है, तो इस तरह के चिपड़ियाँ उड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी इसको कहते हैं केराटोडर्मा बेलेनोरेजियम। ठीक है, ये हॉलमार्क साइन है रिएक्टिव आर्थराइटिस का। इसके अलावा सर्सिनेट बेलेनाइटिस इसका हॉलमार्क साइन है वो, और यूरिथ्राइटिस इसमें मिलेगा। ओरल अल्सर्स आपको मिल सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस आपको मिल सकता है जैसे बैचेट डिजीज में मिलता है, और पेरिफेरल ओलिगो आर्थराइटिस और एंथीसाइटिस इसके साथ मिलता है। इसकी फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस जो वो एनसेड है। एनसेड के बाद आप उसको, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर इन्फेक्शन अभी एक्यूट इन्फेक्शन नहीं चल रही तो एंटीबायोटिक भी आप नहीं देंगे, और वेट एंड वॉच पॉलिसी के साथ इसको सेटल होने देंगे।